हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 1 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में सामने तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदल करके अभी नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है। तो इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1933 से बनाई गई थी, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंस से पहले बनाई गई थी भारत के अंदर। इसका नाम अभी बदल दिया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में लाया गया था, उसके तहत इसका भी नाम कर दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे क्या था, पहले ये काउंसिल थी, मतलब कि एक इलेक्टेड बॉडी थी, यहाँ पे लोग इलेक्ट होके आते थे, इसके जो मेंबर बनते थे। लेकिन अभी ये आयोग हो गया है, ये कमीशन बन गया है, मतलब सरकार के पूर्णतः कंट्रोल में आ गया है ये। तो यहाँ पे ये कमीशन बनने के बाद बताया गया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं, तो उनके नियमों में कुछ छूट दे दी गई यहाँ पे। तो अब भारत में ज़्यादा डॉक्टर बन पाएंगे और उनकी थोड़ी फीस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बात इस न्यूज़ में की गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि मेडिकल काउंसिल से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अभी जो कमीशन बन गया है, इनमें क्या डिफरेंस है और कब ये बने थे, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो यहाँ पे महिला गाइड भी यहाँ पे अभी नियुक्त हो रही हैं। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारत का पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जो नेशनल पार्क है 1936 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया कई बार एग्जाम में। इस नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है, स्थित है। अब मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि ये उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। ये एक न्यूज़ है, ये रिसेंटली अभी आई थी, मेरे को पता लगी कि राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव जो हैं वो अभी नए नियुक्त कर दिए गए हैं। इनका नाम है निरंजन आर्य जी। तो निरंजन आर्य, यहाँ पे इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये अभी वर्तमान में नए मुख्य सचिव बन गए राजस्थान के। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनसे पहले जो अभी रहे हैं उनका नाम क्या था मुख्य सचिव का, पहली चीज़। दूसरी ये है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य सचिव के लिए कोई बेसिकली ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इतना उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए, लेकिन इनकी नियुक्ति मतलब पूर्णतया सीएम की निर्भरता पर डिपेंड, मतलब कि सीएम की जो विवेक है उस पर डिपेंड करता है ये कि वो किसे नियुक्त करते हैं मुख्य सचिव के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर होना चाहिए, कोई जूनियर होना चाहिए। ये सीएम का विवेक होता है, उसके आधार पर मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं। इसमें कोई वैसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी सर्विस, मतलब जितना एक पीरियड होना चाहिए उतनी सर्विस चाहिए आपको। तो यहाँ पे सीनियरिटी को भी, मतलब सीनियरिटी और जूनियर जो सीनियर होते हैं उनमें से जूनियर को भी इसमें चुना जा सकता है। तो मुख्य सचिव, मतलब कुल मिला के बात यह है कि सीएम के विवेक पर निर्भर करता है कि कब तक मुख्य सचिव किसको रखेंगे। वो मुख्य सचिव को हटा भी सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है सीएम के ऊपर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा सकता है मुख्य सचिव के नियुक्ति के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये पूर्णतः सीएम के विवेक पर निर्भर करता है। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, निरंजन आर्य इनका नाम है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं राजस्थान के अंदर। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है माउंट आबू में नक्की झील के बारे में। तो ये नक्की झील की यहाँ पे एक न्यूज़ कवर की गई है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। अब मुझे आप इसका एक प्रश्न है मेरा आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइए माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आप मेरे को बताइए। यहाँ पे एक प्लान है, नेशनल प्लान है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, इंपॉर्टेंट प्लान है ये। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपको बता चुका हूँ, जिसमें केंद्र की भागीदारी रहती है और कुछ राज्य की। तो 60-40 का अनुपात है, 60% हिस्सा जो है वो केंद्र का है, 40 राज्य का है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नेशनल कंजर्वेशन प्लान के बारे में। राजस्थान से 5 झीलें इसमें शामिल की गई हैं। वो 5 झीलें कौन कौन सी हैं? फतेह सागर, पिशोला, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की झील। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये 4 झील जो है, नक्की झील मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर स्थित है, ये चारों झील कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फतेह सागर, पिशोला, अन्ना सागर, पुष्कर। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अन्ना सागर झील की। तो अन्ना सागर झील में जलकुंभी की जो एक समस्या है उसको लेकर के ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। अन्ना सागर में आपको बता चुका हूँ कि नेशनल कंजर्वेशन जो प्लान है उसमें इसको शामिल किया है राजस्थान की 5 झीलों में से। अब मेरा आपसे एक और यहाँ पे प्रश्न है कि अन्ना सागर झील को निर्माण किसने कराया था और कब कराया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे। ये क्या बात की गई है, एक अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट फ्रांस के अंदर हुआ है।
फ्रांस आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है इस समय। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे अमित पंघल एवं संजीत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पिक्चर भी इनकी आई हुई है। तो अमित पंघल एवं संजीत ने स्वर्ण पदक जीता है अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट। तो मुक्केबाजी से संबंधित ये दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया एक होना चाहिए। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है रितु फोगाट की, ये भी स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है। तो रितु फोगाट के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रितु फोगाट का संबंध किस खेल से है। तो रितु फोगाट एक रेसलर है और इसके साथ साथ ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी हैं, मतलब ये मार्शल आर्ट की खिलाड़ी भी हैं और एक रेसलर भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। यहाँ पे ये इनकी पिक्चर दी गई है, इसमें देख सकते हैं आप। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की है, स्वनिधि स्कीम। तो स्वनिधि स्कीम किस लिए शुरू की है गवर्नमेंट ने, आपको पता हो कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे लोगों का रोजी रोटी चली गई थी, उनके बिजनेस चौपट हो गए थे। तो ये छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे काम करने वाले लोग, रेडी पटरी पर वाले जो लोग हैं, अपना ठेला ढकेल लगाते हैं जो, तो उनको मदद करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए, उनको बिजनेस पुनः स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपये का कर्ज देने की बात की है स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाती है योजना स्वनिधि स्कीम। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ग्रीस और तुर्की से संबंधित। तुर्की एक देश है और ग्रीस भी एक देश है यूरोपियन कंट्री का। तो यहाँ पे तूफान ने तबाही मचा दी है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने कल भी आपको कवर कराई थी इससे संबंधित कुछ चीज़ें, और फिर से आप एक बार इसका मैप देख लीजिए तो चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी आपको अच्छे से। तो यहाँ पे है ये टर्की, देख सकते हैं आप, ये एशिया और यूरोप के बीच में कंट्री है टर्की। यहाँ पे इसका बॉर्डर एक प्रकार से शेयर होता है, यहाँ से लोग इस्तांबुल होते हुए यूरोप में एंट्री कर लेते हैं। अब टर्की की कैपिटल का नाम है अंकारा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है ग्रीस, एक देश है यूरोप का, और इसकी कैपिटल एथेंस है। यहाँ पे बात की गई है कि ये जो भूकंप आया है ये एजियन सी से निकला है, यानी कि इसका जो एपेक्स सेंटर है वो एजियन सी है। तो एजियन सी के आप बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रीस और तुर्की के बीच में है एजियन सी, यहाँ से ये भूकंप उठा था और ये इजमिर शहर है, यहाँ नुकसान पहुँचाया, फिर ग्रीस में भी कुछ नुकसान पहुंचाया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नीचे इसके मेडिटेरियन सी हो जाता है। यहाँ पे मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि टर्की के जो अभी मुखिया हैं, जो राजनीतिक हेड हैं, पॉलिटिकल हेड है टर्की का, उनका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोज़ का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे सुझाव भेजना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।